नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लालवानी अपनी इस पीएचपी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये पीएचपी सीरीज़ उन लोगों के लिए जो एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। पीएचपी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है या ठीक ठाक सी नॉलेज भी है, एक एवरेज यूज़र्स हैं वो इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो आपको HTML और CSS फ्रंट एंड की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, जिसके थ्रू आप बैकएंड को कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें बैकएंड बनेगा जो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि वीडियो उन लोगों के पास भी पहुँच सके जो आपके साथ साथ PHP सीखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा PHP में वर्क किस तरीके से होता है, यानी कि हम लोग PHP में जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क एग्जीक्यूट किस तरीके से हो रहा है। यानी कि सबसे पहले होता क्या है, PHP एक बैकएंड लैंग्वेज है। इतना तो तुमको पता है कि PHP कैसे वर्क करता है। एक बैकएंड लैंग्वेज यानी सर्वर पे वर्क करता है। जो भी बैकएंड लैंग्वेज है वो सर्वर पर रन करती हैं, उसका एक रिस्पॉन्स सेंड करती हैं यूज़र को। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ इस तरीके से वर्क होता है। यानी कि होता क्या है, जैसे क्लाइंट यानी कि जो ब्राउज़र, हमारा ब्राउज़र हुआ जहाँ से हम इसको वेबसाइट को अपनी एक्सेस करते हैं या अपने वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, या जो हमारा यूज़र है वो भी इस चीज़ को यहाँ से एक्सेस कर रहा है एक ब्राउज़र से। क्लाइंट एक ब्राउज़र हो गया। अब क्लाइंट करता क्या है, एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। रिक्वेस्ट यानी कि जैसे मान के चलिए मैंने गूगल पे कुछ सर्च किया, लाइक कुछ भी मैंने एक क्वेरी भेजी कि मुझे ये इस चीज़ के रिजल्ट दिए जाएँ कि एप्पल एप्पल लिखा मैंने, लाइक एप्पल। तो अब गूगल के पास एक रिक्वेस्ट गई, HTTP रिक्वेस्ट। उसमें क्या था कि मैंने उससे पूछा था एप्पल, तो उसने क्या किया, PHP स्क्रिप्ट या जो भी उसकी बैकएंड लैंग्वेज में यूज़ होती है, पाइथन या जो भी वो यूज़ करता है बैकएंड लैंग्वेज के थ्रू, एक PHP स्क्रिप्ट के थ्रू उसको रन किया। और उसने उसने क्या किया, क्रॉल करके मुझे रिजल्ट दे दिए कि इस एप्पल के रिजल्ट क्या है। वो HTML से एक बढ़िया से फॉर्म बना करके मुझे उसने भेज दिया रिस्पॉन्स में, जो कि मैंने क्या किया, ब्राउज़र में रन कर दिया। ये ब्राउज़र का काम है। ब्राउज़र ने उसको एक व्यू बना करके अपने यूज़र को दे दिया कि ये इसका रिजल्ट है। अब उस यूज़र ने देख लिया कि भैया ये रिजल्ट मांगा था मैंने, ये रिक्वेस्ट करी थी मैंने, उसका रिजल्ट ये है। ये वर्क होता है PHP का। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि PHP क्या करते हैं। जैसे हमने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड किया, HTTP रिक्वेस्ट किया, ये हमारा सर्वर है। सर्वर होता क्या है, एक थर्ड पार्टी सर्वर जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। यानी कि एक थर्ड पार्टी कंप्यूटर है, उसका एक कुछ स्पेस हमें दे दिया जाता है, जिसमें अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देंगे। जब भी कोई यूज़र उस वेबसाइट को रन करना चाहेगा, जैसे कि मन करिए खोला www.com www.google.com, तब उससे हुआ क्या, उस www.google.com ने किया क्या कि यहाँ से एक HTTP रिक्वेस्ट भेजी उस किस सर्वर पे, google.com के DNS का मतलब किस IP के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब किस सर्वर से कनेक्टेड है, उस सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट गई। और उस रिक्वेस्ट के थ्रू हुआ क्या कि उस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स था, मतलब google.com के थ्रू हमें क्या पेज मिलना चाहिए था वापस रिटर्न में, वो रिटर्न किया हमें सर्वर ने। अब मान के चलिए हमने गूगल पे सर्च किया कि एप्पल, अब यहाँ से एक HTTP रिक्वेस्ट गई गूगल के सर्वर पे, इसमें कि एक हमने क्वेरी करी थी एप्पल। तो उसका क्या हुआ, उस सर्वर पे PHP स्क्रिप्ट या बैकएंड की जो भी स्क्रिप्ट थी उसको रन करके उसका एक प्रोसेस करके एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया, और उस रिज़ल्ट को रिटर्न कर दिया हमें क्लाइंट को। और क्लाइंट को उस पर एक व्यू मिल गया कि ये व्यू लौट के आया है, वो उसको व्यू दिखा दिया हमने। ये फंक्शनलिटी होती है PHP की। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम इस पर थ्योरेटिकल पे ना जा करके प्रैक्टिकल करेंगे उसका। तो सबसे पहले आपको PHP रन करने के लिए क्या करना होता है, PHP इंस्टॉल करना होगी, सही बात है। देन इसके बाद आपको एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि आप जो भी आपके डेटा है, जैसे मान लीजिए साइन अप फॉर्म हुआ या आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, वो कहाँ से कर रही हैं, एक डेटाबेस से ही तो कर रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं स्टोर तो करके रखना पड़ेगा डेटा। उसके लिए आपको MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा। और क्या होता है, और भी जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। लेकिन हम इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल नहीं करेंगे अलग अलग जाकर, क्योंकि वो क्या है, उसका इन्वायरमेंट सेटअप करना इतना इजी नहीं है। तो इसके लिए एक हमारे पास एक शॉर्टकट दिया हुआ है, जिसको हम यूज़ करेंगे। ये है, इसको कहते हैं जैम्प। तो सबसे पहले हम जैम्प सर्वर को डाउनलोड करेंगे। जैम्प करके आप एंटर करेंगे और गूगल पे जो सर्च करेंगे तो आपको जो पहला लिंक मिल रहा है apache-friends.org, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें लिखा आ रहा है जैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाची फ्रेंड्स। इसको आप क्लिक करके खोल लेंगे। देन अब आप देखेंगे सबसे पहले आपको डाउनलोड पेज ही मिल रहा है। इसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपके पास डाउनलोड्स दिए गए हैं। यानी कि आप अगर विंडोज़ यूज़र हैं तो आप इस बटन को क्लिक करके यहाँ से विंडोज़ के लिए अपना डाउनलोड कर सकते हैं जैम्प सर्वर को। अगर आप लिनक्स चलाते हैं तो आप लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैक के यूज़र हैं तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, जिसको भी आप जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ तो फिर मैं लिनक्स के हिसाब से डाउनलोड कर लिया।
आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो विंडोज़ का कर सकते हैं। वैसे 90% यूज़र्स विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, तो अगर आप भी विंडोज़ यूज़ करते हो तो आप इसको इंस्टॉल कर डाउनलोड करके एक सी फाइल डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, केवल आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके इसको, जब वो पूछेगा किस लोकेशन पर करना है, तो आपको सी के अंदर जैम फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट से लिख करके आ जाता है, उस पर आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए उस लोकेशन पे। और यदि आप लिनक्स में हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें एक लोकेशन दिखाता है, उसमें आप इंस्टॉल करके सेव कर दीजिए। देन अब जब अब इसको रन करने जाएंगे, जैसे मैं लिनक्स में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपना आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास पहले से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये इसका आइकन होता है, इस तरीके का दिखता है कुछ, जैम कंट्रोलर, जैम कंट्रोल पैनल, आप इसको रन करेंगे। अब ये लिनक्स में हूँ इसलिए पासवर्ड मांग रहा है, हो सकता है विंडोज़ में पासवर्ड ना मांगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका रन कर जाए। लेकिन रन करने के बाद कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का विंडोज़ दिखेगा आपके पास। अब इसमें जाना कहाँ है आपको, आपको जाना है मैनेज सर्वर पे। अब यहाँ देख पा रहे हैं आप, इन तीनों के स्टेटस स्टॉप्ड दिखा रहा है, यानी कि माइस्क्यूएल डेटाबेस भी स्टॉप्ड है, प्रो एफटीपी भी स्टॉप्ड है, अपाचे वेब सर्वर भी स्टॉप्ड है। लेकिन अब हमें इसमें से आवश्यकता किन चीज़ों की है, केवल 2 सर्वर को आपको रन करना ज़रूरी है। वैसे एक चीज़ ही ज़रूरी है, केवल अपाची वेब सर्वर। अगर आप इसको भी रन कर देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, PHP स्क्रिप्ट चल जाएगी। लेकिन आपको डेटाबेस भी ज़रूरत होगी, तो डेटाबेस की ज़रूरत होगी तो वो सेकंड वाला सर्वर भी आपको रन करना स्टार्ट करना ज़रूरी है। इसको स्टार्ट कर दिया, देन हमने अपाची वेब सर्वर को भी स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा वेट करेंगे 5-7 सेकंड का, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा रनिंग, ये सर्वर रन हो जाएंगे। चलिए वेट करते हैं। ये देखिए अपाची सर्वर रन हो गया, सेम एज माइस्क्यूएल सर्वर भी रन हो गया। अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। अब हमें टेस्ट करना है कि ये स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, तो क्या कैसे करना पड़ेगा। तो देखिए आप इसमें टाइप करिए 127.0.0.1, ये हमारा लोकल होस्ट का IP होता है, 127.0.0.1। जब आप इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिख जाएगा आपके पास, एक विंडो बन के आ जाएगा जिसमें कि ये लिखा रहेगा अपाची फ्रेंड्स, और ये कुछ इस तरीके की लिंक्स आ जाएंगे, वेलकम टू अपाची, वेलकम टू जैम लिनक्स 7. ये देखिए ये इसका जो जैम सर्वर इंस्टॉल हुआ है इसमें 7.4 हुआ है, इसका लेटेस्ट वर्जन है। आप यही इंस्टॉल करिएगा, मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आपको कि 7.4 अभी इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। जब आज हम ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में और कोई इसका और एडवांस वर्जन 7.5 या 6 जो भी आगे आएगा वो आप डाउनलोड करिए लेटेस्ट वर्जन। अब चलिए सबसे पहले हम इसमें PHP इन्फो देख लेते हैं। इसमें PHP का हमें 7.4 वर्जन मिला जो कि लेटेस्ट है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं बोला आपको 7.4 को इंस्टॉल कर लीजिएगा, या जो भी लेटेस्ट हो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब हम इसमें देखते हैं PHP में, ये आपको देखिए इसका मतलब आपकी इंस्टॉलेशन अच्छे तरीके से हो गई, आपका PHP सर्वर रन कर रहा है। अब हमें देखना है कि हमारा माइस्क्यूएल सर्वर भी रन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम जाएंगे PHP माई एडमिन। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखेगा, PHP माई एडमिन, और यहाँ आपके डेटाबेसेस शो हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा माइस्क्यूएल सर्वर जो है बिल्कुल प्रॉपरली रन कर रहा है, और ये पेज दिखने का मतलब यही है कि आप बिल्कुल अच्छे से इंस्टॉल हो गया आपके पास। अब केवल कुछ नहीं करना आपके पास, अब डेटाबेसेस पे जाएंगे तो ये कुछ डेटाबेसेस में कुछ दिखाता रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं जो। अब इसके बाद आपको कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर उसका नाम डाल के उसको इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे ट्यूटोरियल PHP ट्यूटोरियल में इसका डेटाबेस का नाम डाल देता हूँ, देन इसको मैं क्रिएट कर दूँगा। अब देखिए ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर नो टेबल फाउंड, यानी कि इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, देन डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स डिज़ाइन करते हैं, उन टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं, यानी कि किस कॉलम की क्या वैल्यू कोई इंटीजर में है, वेरकेर में है, किसकी क्या वैल्यू रहेगी। जैसे नाम है तो 25 कैरेक्टर का रहेगा, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का रहेगा, ये सब हम डिफाइन करते हैं टेबल के अंदर। तो चलिए वो तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक PHP की एक छोटी सी स्क्रिप्ट देख के इसको टेस्ट करते हैं कि रन कर रही है नहीं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यदि आप विंडोज़ में हैं तो आपको जाना होगा अपने C ड्राइव में, जहाँ पर भी आपने जैम को इंस्टॉल किया, C ड्राइव के अंदर उस जैम फोल्डर के अंदर, देन उस फोल्डर के अंदर होगा एक फोल्डर HT docs करके, आपको उस फोल्डर के अंदर जाना होगा, वहाँ जा करके आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा। सेम एज अगर आप लिनक्स पे हैं तो आपने जहाँ पर भी इंस्टॉल किया है जैम सर्वर को, आप उस फोल्डर के अंदर जाइए। जैसे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो रहता है OPT के अंदर इन लैम्प। अब आप इसमें देख पा रहे हैं, आपके अगर विंडोज़ में आप वहाँ पे नाम लिख के आता है जैम्प, लेकिन ये लिनक्स का प्लेटफॉर्म है इसलिए यहाँ पर इसका नाम जैम सर्वर का नाम ही लैम्प लिख के आता है, LAMPP। तो हम लैम्प के अंदर जाएंगे, लैम्प के अंदर जाने के बाद HT docs, ये सेम फोल्डर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे विंडोज़ में भी HT docs। उसके अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर, या जो भी प्रोजेक्ट का आपको नाम देना है। जैसे मैं इसका ट्यूटोरियल दे देता हूँ,
सॉरी PHP ट्यूटोरियल दे देता हूँ, क्रिएट किया। ये PHP ट्यूटोरियल नाम का एक फ़ोल्डर बन गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद हमें एक फ़ाइल बनानी होगी, सिंपल सी फाइल बनानी है। हम एक इंडेक्स डॉट PHP उसका एक्सटेंशन दे देंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप PHP की फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें आपको जो एक्सटेंशन यूज़ करना होता है वो होता है .php। अब आप .html यूज़ नहीं करेंगे जैसे आप पहले यूज़ करते थे HTML का फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन अब इसमें होगा .php अगर आपको PHP की स्क्रिप्ट उस पर रन करानी है तो देखिए, अगर आप विंडोज़ में तो सिंपल आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना दीजिए। अगर आप लिनक्स में हैं, जैसे कि मैं लिनक्स में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं टर्मिनल ओपन कर लूँगा। यहाँ टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इसमें एक कमांड लिखूँगा टच और फाइल नेम में दे देता हूँ index.php। इसको इंटर करूँगा तो देखिए अब ये फाइल क्रिएट हो गई। अब सिंपल मैं इसको, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें आप टेक्स्ट एडिटर कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ना, वैसे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट है ना इसको एक नोटपैड में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है आजकल कोई यूज़ नहीं करता, वो काफ़ी टफ भी पड़ता है। उसमें आपको समझ भी नहीं आएगा कि टैग कैसे यूज़ करना है। कुछ एडिटर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एडिटर होते हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प करते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो हुआ, विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अलावा एक सबलाइम टेक्स्ट होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है। अब वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है उसको कौन सा ज़्यादा सूटेबल लगता है। जैसे कि मुझे विजुअल स्टूडियो कोड काफ़ी अच्छा लगता है और सबलाइम टेक्स्ट भी मैंने यूज़ किया हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मैं आपको इसमें विजुअल स्टूडियो कोड खोल के दिखाता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे। देखिए ये है कुछ नहीं है, सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन ये काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करता है। इसमें कोड्स ऑटोमेटिकली लिख के आएंगे, आपके पास टैग्स लिख के आएंगे। आपको मिस्टेक करेंगे तो हाईलाइट होगी कलर चेंज होने के बाद। जैसे कि अब मैं आपको इसको डाउनलोड करना बता देता हूँ, कहाँ से डाउनलोड करना है आपको सिंपल यहाँ पे आने के बाद टाइप करना है VS कोड। आप एक ब्राउज़र के टैब में गूगल पे सर्च कर लीजिए VS कोड। अब जो आपका पहला लिंक आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटिंग रीडिफाइंड code.visualstudio.com, आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये इसका लैंडिंग पेज ओपन हो गया, जहाँ से आप अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे exe फाइल डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। लेकिन मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास debian.deb फाइल यूज़ करने के लिए एक ऑप्शन आ रहा है जिसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो वैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ, वरना मैं यहाँ से डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करके दिखा देता है कि किस तरीके से इंस्टॉल होगा। सिंपल है, आप debian फाइल इंस्टॉल कर लीजिए। देन इसके बाद सिंपल जैसे एक विजार्ड आ जाएगा आपके बन के, आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाइए और आप इसको अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे। काफ़ी ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है कि आप सिंपल अगर आप लिनक्स विंडोज़ में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही काफ़ी ईजी है। केवल आप एक सी फाइल डाउनलोड करिए और उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब चलिए, अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के लिए चलता हूँ। ये अब इसमें आपको जैसे कोई HTML कोड लिखना होता था, अगर आप नोटपैड यूज़ करते थे बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने कोडिंग सीखी होगी तो आपने उसमें क्या करते थे, सबसे पहले HTML टैग खोलते थे। जैसे ऐसा किया HTML, देन यहाँ पे जाने का HTML बंद करते थे। लेकिन अब ये इन टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने के फ़ायदा क्या होता है, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसमें काफ़ी हद तक आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं। जैसे कि हमें इतना लंबा टाइप नहीं करना, कुछ भी टाइप नहीं करना, आप सिंपल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन दबाने के बाद एंटर कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपका सारा कोड लिख के आ गया कि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका, HTML में किस तरीके से लिखते थे। अब देखिए सिंपल आप टाइटल चेंज कर दीजिए, इसका टाइटल मान के चलिए हम लिख देते हैं PHP ट्यूटोरियल। ओके, देन अब PHP का कोड हमें जब रन करना होता है तो उसका टैग क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हमें इस तरीके से PHP को ओपन करना होता है, $PHP, और इसको क्लोजिंग करना होता है $, ये वाला साइन, यानी कि इससे ये PHP ओपन हुआ, ये PHP क्लोज, यानी इन दोनों के बीच में हम PHP का कोड टाइप करेंगे। जो PHP का कोड रन होगा वो इन दोनों टैग्स के बीच में होगा। अब कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं कि ये सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो अब सबसे पहले मैं इसमें लिखता हूँ, इस PHP का एक टैग होता है एको की यूज़ होता है कुछ भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए, कोई स्ट्रिंग नंबर जो भी आपको प्रिंट कराना है तो हम एको यूज़ करते हैं। एको, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। ओके, देन इसके बाद लास्ट में हमें लगाना होता है सेमीकोलन। बस ये इसका टैग होता है, कुछ भी चीज़ प्रिंट करने के लिए हम एको यूज़ करते हैं। अब इसको हम एक बार टेस्ट करते हैं, अपने ब्राउज़र पे चलेंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे 127.0.0.1 या फिर लोकल होस्ट।
जैसे कि आप जानते हैं लोकल होस्ट का ये आईपी होता है, या तो फिर आप आईपी से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप आईपी से एक्सेस नहीं करना चाहते तो आप सिंपल टाइप करेंगे लोकल होस्ट डैश, देन इसके बाद आप अपने फोल्डर का नाम लेंगे कि आपके फोल्डर का नाम क्या था यहाँ पर, PHP ट्यूटोरियल। तो आप इधर PHP ट्यूटोरियल टाइप करेंगे, ओके, देन इसको एंटर करेंगे तो ये देखेंगे आप, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। ये कहाँ से आया समझ गए होंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे हमने इको कराया था तो इसने क्या किया, ये प्रिंट करवा दिया। तो आप कहेंगे ये तो हम HTML में कर लेते थे, तो फिर इसमें PHP यूज़ करने का क्या फ़ायदा निकला। तो PHP यूज़ करने का फ़ायदा निकला कि ये तो अभी मैंने सिंपल आपको प्रिंट करके दिखा दिया, लेकिन जब डेटाबेस से कोई चीज़ आएगी वो भी तो हम कुछ प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो फ़ायदा ये हुआ कि जब यूज़र इसका व्यू पेज सोर्स करेगा तब उसको क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। देख रहे हैं आप, PHP के टैग नहीं दिख रहे, सिंपली लिख के ऐसे लग रहा है कि जैसे कि यूज़र ने एक HTML पेज बनाया जिसमें कि ये सिंपल टाइप कर दिया दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, तो इसलिए वो प्रिंट होकर दिख रहा है हमें। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जानते हैं बैकएंड में क्या है। बैकएंड में हम अपना बिजनेस लॉजिक रखेंगे जिसको हमें यूज़र को नहीं दिखाना है कि किस ये फंक्शनलिटी किस तरीके से आ रही है, ये रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम रखेंगे, लेकिन यूज़र को नहीं दिखेगा वो कैसे आ रहा है। यूज़र को क्या दिखेगा, जो फ्रंट एंड पे उसको दिख रहा है, जितना हमें रिस्पॉन्स दिखाना है उसको उतना ही दिखेगा उसको कि ये पेज इस तरीके से आ रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलिए अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ। PHP में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम $साइन लेते हैं, देन वेरिएबल का नाम, जैसे कि मान के चलिए मैं var1 दे देता हूँ, ये वेरिएबल 1 हो गया, इक्वल टू, अब हमें इसकी वैल्यू देनी है। अब वैल्यू देने के लिए क्या तरीका है, अगर हमें स्ट्रिंग देनी है तो हम डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे। अब जैसे मैं इसके अंदर अपना नाम लिखता हूँ तो ये क्या हो गया, वेरिएबल 1 के अंदर मेरा नाम आ गया। अब सिंपल मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो देखिए मैं इसके नीचे एक और एको करवा लेता हूँ। एको मैं प्रिंट क्या करवाऊँगा, वेरिएबल के अंदर क्या है, वेरिएबल 1। अब इसको प्रिंट मैंने करवाया। अब मैं वापस जाता हूँ अपने पेज पे, देखता हूँ क्या है। देखिए रोहित, ये हमने, ये क्या था, रोहित वेरिएबल के अंदर था और वेरिएबल के अंदर था, और ये वेरिएबल इसने प्रिंट कर दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जब हम इसका व्यू पेज सोर्स करेंगे तो देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा कि कोई वेरिएबल था जिस वेरिएबल के अंदर हमने एक चीज़ स्टोर कराई थी और उस वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। यानी कि समझ गया, जो आपका बिजनेस लॉजिक था, जो आपने एक स्क्रिप्ट आप छुपा के रखना चाहते थे, जो आपका फंक्शनलिटी था, जिसकी वजह से जो आपकी पूरी ये पेज प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो आप छुपा कर रखना चाहते हैं, वो आप वहाँ पर रखेंगे PHP के थ्रू, जो सर्वर पर रन हो जाएगी, उसका एक रिजल्ट यहाँ पर आएगा। ये उसका रिजल्ट है, वो आप देख सकते हैं। अब जैसा आप, ये सिंपल आप समझ सकते हैं HTML जैसा पेज है। अब आप समझिए, आपको है ना नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना होता तो आप क्या करते, सिंपल आप इधर लगा सकते थे। अब हम HTML में क्या यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, BR टैग, आपने पढ़ा ही होगा। तो हम यहाँ पर BR टैग लगा देते तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस चीज़ में समझ गए होंगे कि आप PHP की मेन फंक्शनलिटी किस तरीके से वर्क करती है। नॉर्मल सी फंक्शनलिटी तो आपको समझ में आ गई होगी अब इसके थ्रू कि आप किस तरीके से क्या वर्क करने जा रहे हैं, हम PHP में कैसे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको बस एक फटाक से एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएँ। थैंक यू, बाय।